फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैम सिम। और यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था एटॉमिक मॉडल्स, और ये एटॉमिक मॉडल्स का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ये क्या है, पार्ट 3। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो इसके पहले एटॉमिक मॉडल्स यानी बोर्स थ्योरी तक पढ़ लिया, उसका डिमेरिट्स भी पढ़ लिया, और जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर था उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल बोले, इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से माना गया, वेव नेचर माना गया था। अब जब इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वेव की थ्योरीज हैं या जो वेव की इक्वेशन है वो वैलिड होंगी। जैसे कि मान लो किसी पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो इससे आप एक्सीलरेशन भी पा सकते हैं, उसका x यानी कि डिस्टेंस भी पा सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो वेव मैकेनिकल मॉडल है उसमें किस किस चीजों का एस्पेक्ट लिया गया। तो जो फर्स्ट लिया गया आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी, जिसने बताया कि ये वेव थ्योरी इस पे अप्लाई होती है, नहीं ये वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। नेक्स्ट जो था डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल टू h बाई 4 पाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी एट द सेम टाइम आप किसी भी स्मॉल पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक या उससे भी कम, तो उसके इस टाइप के पार्टिकल्स का आप पोजीशन और वेलोसिटी एक सर्टेन टाइम पर नहीं बता सकते, जो कि बोर्स थ्योरी ने बता दिया था, तो इसलिए उनका डिमेरिट हुआ। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरी जैसे हमने अप्लाई किया, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है। अब थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट इसमें जो एस्पेक्ट था कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है वो स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट में ही मूव करता है, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट या सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो स्टेशनरी एनर्जी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। या फिर तो ये तीनों जब एस्पेक्ट हमने एक साथ लिया तो हमने ये देखा कि एक न्यू थ्योरी का जो इन्वेंशन हुआ, और उस थ्योरी को किसने स्टार्ट किया था, तो उनका नाम क्या था, श्रोडिंगर। ठीक है ना, श्रोडिंगर का बेसिकली इन्होंने वेव के बारे में स्टडी किया था। तो श्रोडिंगर ने अपना जो वेव इक्वेशन दिया, ठीक है, श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन जो दिया था उसको अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर स्टैब्लिश हो चुका था। तो उसमें बेसिकली इन्होंने किया क्या, दिस एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये एच क्या है, ये हैमिल्टन ऑपरेटर है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में आप देखेंगे इसको। तो हैमिल्टन ऑपरेटर जैसे ही इन्होंने इस पे अप्लाई किया साई पे। अब साई क्या है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि सपोज करो किसी पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उससे आप एक्सीलरेशन, उसका पोजीशन, है ना, ये सब चीजें पता कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे तो ये लगने से रहा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो है नहीं, उसका वेव नेचर है, तो उसके लिए कुछ अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो वन ऑफ द फंक्शन हमने इसको जो एक्सपेरिमेंट करके उसमें देखा गया, ये बना वेव फंक्शन साई, और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। साई वॉज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता करते हैं। तो जब इस पे हैमिल्टन ऑपरेटर को लगाया गया तो ई साई इक्वेशन मिली, यानी कि एनर्जी मिल गई। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां इस तरीके से हमने पा लिया। तो यहां सिंपल मास वेलोसिटी वाला कंसेप्ट, क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो नहीं लगा, क्वांटम थ्योरी आ गई। क्वांटम आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वेव एनर्जी इज क्वांटा, तो यहां वेव वाला कंसेप्ट इन्होंने लगा के इसको बताया। ठीक है, अब यानी कि इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, दिस साई। ठीक है, अब इस साई जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या ये रियल वर्ल्ड में काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास कोई वेव है इस तरीके से। अब आपको पता है ये एम्पलीट्यूड होता है। अब देखो ये एम्पलीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है ना, ये आपका कोई वेव है, इसको हमने वेव फंक्शन साई दिया। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इस नेगेटिव वैल्यू को हम लोग कैसे एस्पेक्ट लें, तो इस बारे में जब इन्होंने साई के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हुए सारा डिटेल नहीं दे पाए, ठीक है, तो आगे ये पता चला कि फिर इलेक्ट्रॉन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए साई इंटू साई स्क्वायर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और अगर अच्छे से देखें तो साई इंटू
साई स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिया गया, सॉरी साई का नॉट साई इंटू साई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी हो जाएगा। इसको लिया तो इससे क्या हो गया, इसका मॉड का स्क्वायर हो गया। अब इस स्क्वायर के लेने से ये हुआ कि जो मैंने आपको अभी वेव दिखाया था, तो जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड था ना, वो भी इसमें कवर हो गया पॉजिटिव में। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो साई स्क्वायर है ना, ये क्या बताता है आपको, ये प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमने एम्पलीट्यूड के नेगेटिव वैल्यू को इसमें इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। समझ गए? तो इस फंक्शन से हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड कहां पाए जाते हैं। तो यानी कि एक चांस है, प्रोबेबिलिटी है। अब अगर साई स्क्वायर की वैल्यू अगर 90% टू 100% है अगर किसी रीजन में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है, यानी कि वही रीजन होगा न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर इस साई स्क्वायर की वैल्यू सपोज करो 0 के बराबर आ रही है, तो यानी ये वो रीजन हुआ जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं नोड। नोड वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलमोस्ट 0 होती है, यानी वहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अब देखो, ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लगाया, समझ गए। अब सपोज करो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर m मास का अगर ये स्पीड से घूम रहा है, इसमें अभी डी ब्रॉगली इक्वेशन लगा के हमने देखा कि इसका वेव नेचर डोमिनेटिंग होता है, यानी पार्टिकल नेचर बहुत कम है। तो जिस समय हम इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे इसके पोजीशन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका वेव नेचर कोलैप्स हो गया, ठीक है, या अगर वेव नेचर लिखे तो पार्टिकल नेचर कोलैप्स, क्योंकि दोनों इनवर्स हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमने इसको कुछ इतनी एनर्जी दी कि ये या तो सपोज करो इस रीजन में है या फिर कहीं इस रीजन में है, ठीक है ना, तो यहां कहीं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आइदर यहां या आगे, इस तरीके से। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं विद सम प्रोबेबिलिटी, यानी फिक्स नहीं है, देयर आर सम रीजन्स इन बिटवीन। और फिक्स होने का रीजन, फिक्स ना होने का रीजन आपको बेटर पता है, क्योंकि यहां पे ये वेव नेचर है, ठीक है ना। तो वेव नेचर में एक समय पे वेव एनर्जी है जो कि प्रोपेगेट है, तो वो स्टॉप नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यानी कि आपने ये जान लिया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक प्रोबेबिलिटी है और विद सम प्रोबेबिलिटी वैल्यूज यहां पे ये पाया जा सकता है। और इनके बीच में जहां ये नहीं पाया जाएगा, यहां मैंने आपको बताया कि ये क्या है, दिस इज नोड, ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रॉन पाया गया उसको इन्होंने नाम दिया ऑर्बिटल। उसको क्या नाम दिया, ऑर्बिटल नाम दिया, यानी कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या आ गया, आप देखो। ऑर्बिट का मतलब हुआ, जो बोहर्स ने बताया था, इन्होंने बोला था कि एक फिक्स्ड है, ठीक है ना, फिक्स सर्कुलर पाथ, फिक्स सर्कुलर पाथ है। फिक्स सर्कुलर पाथ जो है ये आपका ऑर्बिट है, जबकि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं होता, ये एक चांस होता है, लाइक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस आए, ठीक है। तो यानी कि अब जो क्वांटम थ्योरी हमने अप्लाई किया, ठीक है, उससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर है, और वो कुछ प्रोबेबिलिटीज के साथ न्यूक्लियस के अराउंड पाया जा रहा है। और कहा जहां पाया जा रहा है उसका नाम क्या है, ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके।